हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी ट्रांसलेशन की क्लास अब रेगुलरली चल रही है और 3 से 4 क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन का। एक ऐसे तरीके से मैंने शुरुआत किया था जो शायद बहुत कम लोग ऐसे शुरू करते हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया है। ट्रांसलेशन के नियमों से नहीं शुरुआत किया मैंने, ट्रांसलेशन के हर एक पार्ट को डिफाइन करते हुए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए शुरू किया है, ताकि कोई चीज आपको रटने वाली संभावना में ना ले जाए। आपको हर एक पॉइंट समझ में आए कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज से हम अनुवाद को सीखेंगे। आज से हम ट्रांसलेशन को करना सीखेंगे। इसके पहले तो हमने उनके पॉइंट्स को, उनके पार्ट्स को, उनके घटकों को सीखा था कि क्या चीज क्या होता है, इसका क्या मतलब, सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, नंबर क्या होता है। इन सभी चीजों पे चर्चा पिछले क्लासेस में हो गई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिस एंड दैट। हमें पता है कि ये चीजें आप में से मैक्सिमम बच्चों को आती होगी, क्योंकि बहुत ही लो लेवल का ये टॉपिक है। लेकिन मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं वहां से शुरुआत करूंगी। ये मान के चलूंगी कि आपको अनुवाद यानी ट्रांसलेशन का टी भी नहीं पता है, वहां से शुरू करना चाह रही हूँ। वहां से शुरू करने का मैंने वादा किया था, इसलिए मैं इन चीजों पर भी चर्चा करूंगी। एक एक क्लास के अंदर इन सभी को फिनिश कर लेंगे आराम से। यदि आपको ये टॉपिक आपका क्लियर है, आपको अच्छे से आता है, तो आप इस टॉपिक को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या। दिस यूज ऑफ, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी कि दिस और दैट का प्रयोग। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था इस बारे में, जब मैंने नंबर वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था। वहां पे बताया था कि दिस और दैट जो होते हैं, दिस का क्या मतलब होता है अगर लिखा जाए तो दिस का अर्थ होता है यहाँ पे यह, और आपका जो दैट है, दैट, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है वह। ये दोनों ही वर्ड जो है दिस और दैट, दोनों ही क्या है? सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर, ये हमेशा क्या है? सिंगुलरली प्रयोग होते हैं। किसी भी सिंगुलर वस्तु के लिए अगर नजदीक में है कोई वस्तु तो उसके लिए दिस का प्रयोग, और वही सिंगुलर आर्टिकल कोई दूर में रखी है तो उसके लिए दैट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कहा जाए यह एक मार्कर है, तो ये मेरे हाथ में जैसे मेरे पास में है तो मैं इसको यह बोलूंगी। लेकिन अगर ये वहाँ सामने रखे उस टेबल पर हो तो मैं क्या कहूँगी? वह एक मार्कर है। तो यहाँ बस ये दिस क्या दर्शाता है? वह चीज आपके करीब में है, पास में है। और दैट क्या है? दैट में जब आपको उंगली का इस्तेमाल करना पड़े, आपको उंगली से बताना पड़े कि वहाँ है, वह। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है दिस और दैट में। दैट का मतलब होता है वह और दिस का मतलब होता है यह। दोनों ही क्या है? सिंगुलर है। ये भी क्या होता है आपका? सिंगुलर होता है। और ये जो दिस है ये भी आपका सिंगुलर होता है। क्लियर है बात? आज हम क्या सीखेंगे पूरी क्लास के अंदर? इस दिस और दैट से बनने वाले सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले हम शुरुआत अनुवाद का जब करते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों से ही करेंगे। छोटे वाक्यों का हम क्रम अगर बनाना सीख जाएंगे तो बड़े वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो दिस और दैट का आज हम क्लास में आज पूरे क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? दिस और दैट का प्रेजेंट, दिस दैट का पास्ट, दिस दैट का फ्यूचर में प्रयोग करेंगे और उस पे बने सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को इसी लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे और दैट को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये क्लासेस आपके लिए निःशुल्क हैं बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक लाइक दबाने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, तो लाइक करना नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं। अब दिस का हमने जान लिया अर्थ क्या होता है, यह। दैट का अर्थ होता है वह, दोनों ही क्या है? सिंगुलर होते हैं। अब अलग अलग टेंस में इसका प्रयोग सीखेंगे। हमने पिछले ही लेक्चर में बताया था टेंस, काल क्या होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। बताया था अंग्रेजी में 3 कालों
पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस की, यानी वर्तमान काल की। तो हम प्रेजेंट टेंस में पहले सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम नंबर 1 पे क्या करेंगे, दिस और दैट के प्रयोग का प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहचान पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने। प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया है। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डायरेक्टली आई बटन पर जो वीडियो दिख रहा है आप उसको जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे अच्छे से मैंने टेंस का प्रकार, टेंस का पहचान अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो दिस और दैट के प्रयोग को सीखने में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस है, जैसा कि मैंने पहले और भी चीज बताया कि दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर होता है और प्रेजेंट है सिंगुलर है। तो आप देखिए सहायक क्रिया आ गई यहाँ पर, बहुत ही अब यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है सहायक क्रिया। मैंने वर्ब को अच्छे से आपको एक अलग लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है कि वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स कितने हैं। मैंने बताया था 4 टाइप के वर्ब होते हैं, राइट। तो उसमें उस लेक्चर के अंदर मैंने अच्छे से कवर किया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। इस वीडियो पर क्लिक करके आप वर्ब के बारे में, इस वीडियो पर डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं। अब यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, मैंने वर्ब का एक बहुत बेहतरीन लेक्चर अटेंड किया है इसी सीरीज में। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है आपने वो क्लास लिया होगा जिसमें मैंने बताया था कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है। तो आप डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सहायक क्रिया की बात करें अगर, तो सहायक क्रिया में मैंने आपको बहुत सारी क्रियाएं बताई थी, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, सब कुछ बताया था। लेकिन कहा था कि सब एक साथ नहीं आते हैं, जहां जिसका प्रयोग वहां उस चीज को मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब आ गई है बारी उसके प्रयोग करने की। तो देखिएगा, दिस और दैट दोनों ही क्या है, एक वचन है। और वचन वाली क्लास मैंने अभी जस्ट पिछला क्लास लिया है, उसमें मैंने बताया अच्छे से। तो सिंगुलर है और दूसरा हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं। जब प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया की बात आती है, तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया केवल लिखें तो आपको पता होना चाहिए, एक तो सहायक क्रिया होती है इज, दूसरी होती है आर और तीसरी होती है एम। ये प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है मेन रूप से। और भी होती हैं डू, डज, हैव, हैज, ये भी होती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस अभी हम सीख रहे हैं, साधारण वाक्यों का छोटा छोटा अनुवाद, इसमें आपका डू डज नहीं आने वाला। वो कहाँ आते हैं, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया भी होता है, उन वाक्यों में डू डज और बाकी सहायक क्रियाएं आती हैं। जबकि इज, आर, एम एक ऐसी सहायक क्रिया है जो ऐसे भी वाक्यों में आती है जिसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे इज, आर, एम है जो है, ये आपकी सहायक क्रिया न कह के आप लिंकिंग वर्ब इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे होती तो ये तीनों हैं, बट हम किसका यूज करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं दिस और दैट का प्रयोग, और ये होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आप एम को मिटा दो, क्योंकि एम इकलौता किसका है, आई का है, किसी और का नहीं है, एम केवल आई का है। दूसरी बात ये आर बहुवचन के लिए, तो आर भी मिटा दो। तो प्रेजेंट टेंस के लिए एक ही सहायक क्रिया बचती है, क्या है वो, इज है। तो वाक्य को कौन कनेक्ट करेगी, इज। किसके लिए, दिस और दैट के प्रेजेंट टेंस के प्रयोग में। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी पहचान क्या है, पहचान, हालांकि मैं पीछे चर्चा कर चुकी हूँ इन चीजों पर। पहचान क्या है। यहाँ पे दिस और दैट के प्रयोग में प्रेजेंट टेंस की पहचान लास्ट में क्या होगा, है होगा, सहायक क्रिया इज लगेगी, और ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। इतनी बात केवल आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, प्रेजेंट टेंस में अगर दिस और दैट का कहीं प्रयोग करना है तो वो दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, यानी एक वचन होते हैं। दूसरी बात क्या है कि वाक्यों के अंत में है, ये इसकी पहचान है। और सहायक क्रिया क्या लगेगी, दोनों के ही साथ इज लगेगी।
अब इसका अनुवाद सीखते हैं। एक तरफ आप यहाँ पे कॉलम बना लो दिस, एक तरफ आप कॉलम बना लो दिस और दूसरी तरफ बना लो दैट। दैट का मतलब होता है वह और दिस का मतलब होता है यह। यहाँ पे आप कॉलम बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं इस पे। क्या अब यहाँ पे हम दोनों के लिए एक एक वाक्य लेके उसका 6 तरीके से अनुवाद करेंगे, ताकि आपको 6 प्रकार के वाक्यों का एक ही उदाहरण के माध्यम से ताकि आपको 6 प्रकार के वाक्यों का एक ही उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्या अगर लेती हूँ मैं, यह एक किताब है, और यहाँ पे ले लेती हूँ वह एक सुंदर खिलौना है। यहाँ 2 वाक्यों को लिया मैंने, एक दिस का ले लिया, एक दैट का ले लिया। अब इसका अनुवाद सीखेंगे। तो क्या है कि दिस किसके मतलब होता है, अभी यह की अंग्रेजी क्या होती है अभी बताया, दिस। दिस और दोनों चाहे दिस हो चाहे दैट हो, होते एक वचन है। और प्रेजेंट में देखिए पहचान क्या है बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट की सहायक क्रिया इज, तो तुरंत आपका इज आएगा, तुरंत क्या होगा, इज होगा। ध्यान रखिए के प्रकार मैंने बताया था, उसमें आपको असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस के मिक्सचर को बताते हैं, यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को मिला के ही असर्टिव बनता है। तो इन वाक्यों में पहले कर्ता होता है, तब सहायक क्रिया होती है, उसके बाद अगर मेन क्रिया है तो लिखेंगे। किसी भी वाक्य को लिखने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मेन वर्ब वाले वाक्यों को अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम ऐसे वाक्यों को पढ़ रहे हैं जिसमें मुख्य क्रियाएं नहीं है, तो भी क्रम वही रहेगा, पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दिस इज, एक की अंग्रेजी 1 नहीं लिखेंगे, ए माने भी एक होता है, तो ए हो जाएगा बुक, और यहाँ फुल स्टॉप। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको लिखाऊं तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये पहले वाक्य के लिए केवल है। ठीक है, अगर इसका हम बात करें, वह एक सुंदर खिलौना है, तो यहाँ वह की अंग्रेजी हो जाएगी दैट। अभी भी ये भी एक वचन है और इसके साथ भी प्रेजेंट टेंस में है आया है, तो पहचान है, यानी कि इज। दैट इज ए ब्यूटीफुल टॉय, फुल स्टॉप हो गई। यहाँ देखो पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद बाकी चीजें। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, कहीं भी उल्टा सीधा नहीं, हमेशा पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद बाकी चीजें। अब इसका हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव क्या होगा, यही वाक्य कह देंगे, यह एक किताब नहीं है, किताब नहीं है। अब क्या हो जाएगा वाक्य, अब इसको निगेट कर दिया गया। मैंने आपको हर तरीके के वाक्यों से पहले ही परिचित इसीलिए कराया था, ताकि मैं जब कहूँ नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपके दिमाग में सवाल नहीं आए कि इस वाक्य क्या होते हैं। ये लेक्चर मैंने अच्छे से दिया है, सेंटेंस के टाइप को अच्छे से बताया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ही आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज, जब नहीं आ गया तो नॉट भी तो आएगा, तो दिस इज के तुरंत बाद, कभी भी नॉट आएगा तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद आता है, कभी भी बात में, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। तो दिस इज नॉट, बाकी चीजों पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी चीज जैसे का तैसे, यानी दिस इज नॉट ए बुक। इसका भी नेगेटिव बनाया जा सकता है क्या, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, वह एक
सुंदर खिलौना नहीं है, नहीं है। अब क्या होगा, बस इसी वाक्य को नेगेटिव बना दीजिए। दैट इज सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, जैसा यहाँ लगाया वैसे यहाँ, दैट इज नॉट ए टॉय। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल भी लगा देंगे, ब्यूटीफुल टॉय, फुल स्टॉप। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ हम अगर दूसरे वाक्य, पहले तरीके का वाक्य ये रहा, दूसरे वाक्य की बात करें तो क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस अब नॉट आ जाता है और प्लस तब लास्ट में क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक बार मैं बता रही हूँ, बार बार इस चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार बना लोगे ना कि पहले कर्ता लिखना है, फिर सहायक क्रिया लिखनी है, फिर बाकी चीजें लिखनी है, तो आपको फिर याद होती चली जाएगी, उसको लिखना थोड़ी है बार बार। यहाँ मैं एक बार केवल बता रही हूँ। फिर अगला वाक्य, अब ये देखिए अफर्मेटिव इसी को कहते हैं। अफर्मेटिव किसी चीज को स्वीकार किया जाए, तो कह रहा है किताब है। नेगेटिव माने किसी चीज को मना कर दिया जाए, वह किताब नहीं है। अब देखिए, अब हम प्रश्नवाचक वाक्यों की ओर चलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये भी बताया था मैंने, प्रश्नवाचक दो प्रकार के, कौन कौन से। एक तो होते हैं ऐसे प्रश्न वाले वाक्य जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, यस या नो में, और एक ऐसे होते हैं जिनके लिए एक बड़ा सा स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ दोनों तरीके के वाक्य को देखेंगे। अगर वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, यानी वाक्य क्या से, प्रश्न से ही शुरू हो, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तो वहां पे यस नो वाला होता है, यानी कि हाँ ना में उत्तर उसका मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ, क्या यह एक किताब है। अब ये प्रश्न पूछ दे, क्या यह एक किताब है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, आप कहेंगे किताब है अगर, तो कहेंगे हाँ यस, और नहीं है तो नो। तो ये यस नो वाली कैटेगरी में आता है। तो जब भी ये पहले आ गया ना, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है, तो व्हाट कभी नहीं लिखना है। जब ये यस नो वाला हो, हाँ ना में उत्तर देना हो, तो इनकी अंग्रेजी नहीं लिखते। फिर इनकी अंग्रेजी का काम कौन करेगा, ये बैठा है ना बेचारा खाली, ये करेगा। इज, तो इज पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। अब बाकी चीज वैसे लिख दो, इज पहले आ गया, बाकी चीजें तो बचेंगी ना, लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इज दिस ए बुक, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। वाक्य तैयार है। क्या हो जाए, इज दिस ए बुक, यानी कभी भी पूछा क्या यह एक किताब है, इज दिस ए बुक, क्योंकि यह क्या से शुरू हो गया, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो गया। यहाँ इसको बनाएंगे, क्या क्या होगा बताएंगे। यहाँ जाएगा, क्या वह एक सुंदर खिलौना है, खिलौना है। क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, यहाँ भी वही अंग्रेजी इज पहले आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी क्या से शुरुआत हो जा रहा है, इज दैट ए ब्यूटीफुल टॉय, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ज्यादा अंतर थोड़ी है दिस या दैट में, केवल दिस और दैट का स्पेस अलग है, बाकी वाक्यों का तरीका वही है। अब इसमें क्या आप नोट करेंगे, तीसरा वाक्य के लिए कहेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, बाकी तब ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ये लिखूं फिर से, यहाँ पे आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाक्य हो गया, ये दूसरे टाइप का वाक्य हो गया। फिर अगर बात करें, इसका नेगेटिव भी बनेगा, प्रश्न भी तो नेगेटिव में पूछा जा सकता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का नेगेटिव क्या होगा, क्या यह एक किताब नहीं है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी। अब देखिए, नहीं बढ़ गया तो फिर नॉट बढ़ाना है, लेकिन एक गड़बड़ी नहीं करना भाई। जो मैंने बताया था, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट आता है, लेकिन जब सहायक क्रिया प्रश्न पूछने का काम करने लगे तब तुरंत बाद नहीं लगाना है। तब क्या करना है, देखो ध्यान से, इज हो गया
फिर दिस को नहीं छोड़ना है। एक बार सीट से उठ गया बार बार उठेगा नहीं। अपनी सीट इज को दे दिया है दिस, सॉरी यहाँ दैट नहीं होगा, दिस है ना, तो दिस एक बार सीट छोड़ा है, दो बार सीट नहीं छोड़ेगा। दिस दूसरे ही पोजीशन पे आएगा, नॉट अपने ही पोजीशन पे आएगा। तो इज दिस नॉट ए बुक, क्लियर है। कहाँ आएगा नॉट, नॉट अपने ही पोजीशन पे आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, केवल इज पहले आया है, बाकी सीक्वेंस वही है। यहाँ पे हो जाएगा वही चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा क्या वह एक सुंदर खिलौना नहीं है। अभी भी प्रश्न पूछ रहा है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात, इज है तो इज रहेगा, दैट है दोबारा कुर्सी नहीं छोड़ने का, तो इज दैट नॉट आ जाएगा अपनी जगह पे, नॉट क्योंकि नहीं आ गया तो नॉट उसकी अंग्रेजी। ए ब्यूटीफुल टॉय, क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया, लेकिन कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य, पहला वाला जिसका जवाब हाँ ना में हो जाएगा, ठीक है, जिसका जवाब हाँ और ना में मिल सकता है, वो वाला हो गया। तो यहाँ अगर इसका सीक्वेंस में कहूँ तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं छोड़ेगा सीट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप इसको चौथा वाक्य मान के चल सकते हैं। तो कहीं कोने में नोट कर लेना इस बात को एक बार से, क्योंकि दोबारा इसको नोट करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक में सीक्वेंस यही चलने वाला है। अभी पास्ट टेंस चलेगा वहाँ भी यही होगा, फ्यूचर टेंस चलेगा वहाँ भी यही होगा। तो यहाँ पे एक लास्ट वाला वाक्य हम लेते हैं, एक दूसरे टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में हो, वाक्य के पहले नहीं होता है, तो वहाँ उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ अगर हम ऊपर मिटा के दो तरीके का इसका दो वाक्य जो बच गया है ऊपर मिटा के लिखते हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इनके बचे दो वाक्यों को हम थोड़ा सा ऊपर अगर लिखें तो अगला वाक्य यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसी को हम अगला वाक्य इसका जो पांचवा है यहाँ ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ कहते क्या वाला तो हो गया। अब कहें कि यह एक किताब कैसे है या क्यों है, यह एक किताब कैसे है, कैसे है एक्सप्लेन करिए भाई कि यह किताब है तो कैसे है। तो क्या इसको कहेंगे हाँ ना, नहीं, यहाँ पे तो बताएंगे कि इसमें ये सारी चीजें हैं इसलिए किताब है, ठीक है। मतलब यहाँ लॉजिक ये नहीं कि किताब है कि नहीं, इसका थोड़ी हमें जवाब देना, हमें मतलब है कि इसका अनुवाद कैसे होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वाक्य के बीच में आया है, पहले नहीं आया है, तो इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, तो हमें हाउ लिखना ही पड़ेगा। और कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के सबसे पहले आएगी, सबसे पहले शुरुआत है उसी से होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ पहले आ जाएगा, हाउ आ गया। अब अगला क्या लिखेंगे, अब अगला क्या लिखेंगे, जो एक बार उठ के बाहर आने की अनुमति है, अंदर जाने की फिर से नहीं है। ये निकल के बाहर आया था इज ना, तो इसे अब अंदर जाने नहीं देंगे फिर से, तो क्या होगा, हाउ के बाद ही आ जाएगा। तो हाउ इज दिस, बाकी कुछ नहीं, सेम वही वाक्य नोट कर दीजिए, हाउ बस बढ़ जाएगा, बाकी वही वाक्य है। हाउ इज दिस, यहाँ पे दिस होगा क्योंकि यह वाला है वाक्य। हाउ इज दिस ए बुक, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाउ इज दिस ए बुक, यानी वही वाक्य एकदम है, बस हाउ बढ़ गया है। तो यहाँ दैट वाले का भी आप बना लेंगे सिमिलरली, एकदम वही क्या कहेंगे, वह एक सुंदर खिलौना कैसे है, तो हाउ बढ़ जाएगा, बाकी वही चीजें होंगी। तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप जरूर लिख लीजिएगा।
ठीक है। फिर इसका एक और वाक्य बन सकता है, यही चीज नेगेटिव में कह दिया जाए, यह एक किताब कैसे नहीं है। कैसे नहीं है क्या बनाएंगे आप? हाउ आया था, हाउ आएगा, इज आया था, इज आएगा, जो जहां था वो वहीं रह जाएगा। हाउ इज दिस नॉट आ जाएगा ए बुक। तो ये सीक्वेंस होता है और ये 6 तरीके का, एक ही वाक्य से मैंने आपको 6 तरीका से बनाना सिखा दिया। किस तरीके से वाक्य को कह दिया जाए, आप हर तरीके से वाक्य का अनुवाद कर पाएंगे। तो एक ही वाक्य का मैंने 6 वाक्य आपको बना, तो एक ही वाक्य से मैंने उसको 6 तरीके से आपको ट्रांसलेट कराना सिखा दिया है। तो उसको आप कैसे, जहां जैसी जरूरत आपको वाक्य में मिलेगा आप वहां उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाएगा एक किताब यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। यह एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट ए बुक। क्या यह एक किताब है? इज दिस ए बुक। क्या यह एक किताब नहीं है? इज दिस नॉट ए बुक। क्या यह एक किताब कैसे है? हाउ इज दिस ए बुक। यह एक किताब कैसे नहीं है? हाउ इज दिस नॉट ए बुक। राइट, यहाँ पे क्लियर है बात। जैसे दिस वैसे दैट, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर है दोनों, इज ही लगेगा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट खत्म हो गया दिस और दैट का। कितने भी वाक्य आप ले लीजिए दुनिया का, कोई भी वाक्य जो प्रेजेंट में है, दिस और दैट वाले जितने भी हैं, इज ही लगेगा, इसी तरीके से बनेगा। हो सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल दिए जाएं, लेकिन बाकी चीजें यही रहने वाली हैं। आप इस पे अपने आसपास की चीजों पर लेकर के प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे नियम तो सीख लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलने के चांसेस जरूर रहेंगे। तो आप 1 से 2 वाक्य लेकर इसी तरीके से 6 प्रॉमिस करिए कि कॉपी पे बनाएंगे, क्योंकि तभी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं, छोटे क्लासेस से आप सीखते आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी से आपको ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आप इसको बनाना सीखिए, ताकि ट्रांसलेशन में जब 6 तरीके का वाक्य आए तो उस टाइम आप इतने इसमें मज जाए, इतने इसमें क्या हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें कि आपको हर वाक्य एकदम यही दिस दैट ही लगे, चाहे मैं कोई भी बताऊं। ठीक है, तो अगले टेंस में बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। तो यहाँ पे हमने दिस और दैट के प्रयोग का प्रेजेंट टेंस के अंदर अच्छे से देख लिया कि कैसे प्रयोग होगा। हम कुछ और वाक्यों को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि प्रेजेंट टेंस से जुड़ी दिस और दैट वाले वाक्यों में कोई समस्या आपको नहीं हो। मैं चाहती तो एक ही दिन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कवर कर सकती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल कम पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं तीनों टेंस को एक ही लेक्चर में कवर करूंगी तो आपके एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस करने वाले चीजें हैं, प्रैक्टिस कम रह जाएगी, और जब प्रैक्टिस कम रह जाएगी तो नियम पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं चाहती हूँ जो पढ़ो याद हो जाए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी इस पे करेंगे, भले ही अगले लेक्चर में क्यों ना उसको हमें पढ़ना पड़े। तो कुछ और वाक्य लेते हैं, जैसे कहा जाए, अब मैं रैंडम लेती हूँ। अब मैं ऐसे वाक्यों को लेके आपकी प्रैक्टिस कराती हूँ जो रैंडम है, यानी कि एक ही का 6 बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, 6 तरीके के वाक्य को डायरेक्ट लिख के ट्रांसलेट करना आप सीखेंगे। क्योंकि एक का मैंने 6 बनाना सिखा दिया, तो अब एक ही वाक्य का 6 फिर से वही बनाओ, तो 2 ही एग्जाम्पल में पूरा क्लास निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग उदाहरण उसी 6 टाइप का लेके अलग अलग 6 वाक्यों को कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँ, आप भी मेरे साथ ट्रांसलेट करते हुए अपनी कॉपी पे चलिए। देखिए, यह एक काली गाय है। बनाइए फटाफट, क्या हो जाएगा, है वाक्य के अंत में आया है ना। आप भी यही देखेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, है अंत में है, तो टेंस की पहचान हो गई। है बता दिया कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। फिर यह बता रहा है कि दिस वाला प्रयोग है, और दिस आपका सिंगुलर होता है। प्रेजेंट टेंस बता रहा है कि इज आर एम होता है, लेकिन दिस बता रहा है सिंगुलर है, तो एम खत्म, आम एम, एम खत्म, आर खत्म, सिर्फ इज बचा। ट्रांसलेट करिए, क्या होगा, दिस की अंग्रेजी, यह की अंग्रेजी, दिस इज ए
ब्लैक काउ, फुल स्टॉप। अब इसका 6 आप कर सकते हैं कॉपी पे आराम से, लेकिन हम अगले सेंटेंस को ले लेते हैं। तो अगर कह दिया जाए वह एक शरारती लड़का कैसे कैसे है, वह एक शरारती लड़का कैसे है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, है आ गया, बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है। वह आया मतलब दैट है, प्रेजेंट में है, दिस और दैट है तो इज लगेगा, कंफर्म है। यहाँ एक और बात है, कैसे आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया भी है तो वाक्य के बीच में आया है, मतलब इसकी अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी भाई। तो लिखनी पड़ेगी तो क्या होगी, हाउ। हाउ माने कैसे, तो हाउ प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है, अभी पीछे मैंने बताया है सीक्वेंस। तो क्या आ जाएगा, हाउ इज, अब वह की अंग्रेजी क्या होगी, दैट। तो हाउ इज दैट ए नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने पहला वाक्य नहीं लिया, अफर्मेटिव नहीं लिया, डायरेक्ट इसका लिया। इसी को हम 6 बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह एक शरारती लड़का है, वह एक शरारती लड़का नहीं है, क्या वह एक शरारती लड़का है, क्या वह एक शरारती लड़का नहीं है, वह एक शरारती लड़का कैसे है। इस तरीके से एक ही वाक्य से 6 टाइप का बन सकता है आराम से। ठीक है, तो हम अब एक ही वाक्य का 6 न लेकर के अलग अलग वाक्यों को 6 प्रकार से कर रहे हैं, ताकि ये चीज अच्छे से बैठे। आप एक का बनाना सीखोगे तो सीक्वेंस में कौन कहाँ आएगा भूलते रहोगे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, अलग अलग ले रही हूँ। तो आप भी साथ में बनाते चलिएगा। अगला वाक्य लिखिए, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, नहीं तो एक ही लेक्चर के अंदर पास्ट भी मैं कवर कराने के लिए सोच रही थी और फ्यूचर को भी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाता। एग्जाम्पल आपको कम मिलते है ना, कुछ कम ही एग्जाम्पल हो पाते क्लास के अंदर, तो अच्छे से हो सकता है डाउट आपका क्लियर नहीं हो सकता। चलिए लिखिए अगला, वह एक, यहाँ क्या पढ़ा लेंगे, क्या वह एक पीली पतंग, पतंग है। इसकी अंग्रेजी बनाइए, अनुवाद करिए, क्या वह एक पीली पतंग है अंत में आया। एक तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये भी नहीं भूलना है। ठीक, तो है आया तो प्रेजेंट टेंस में है, क्या आया तो प्रश्नवाचक है, वह आया तो दिस दैट का प्रयोग है। तो दिस दैट में प्रेजेंट टेंस में हमेशा सहायक क्रिया इज होती है। प्रश्न तो पूछ रहा है, लेकिन क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, नहीं। अब जी पहले आके बैठ गया, तो जब पहले आके बैठेगा कुछ नहीं पाएगा, है ना। तो सहायक क्रिया ही इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। सहायक क्रिया क्या होगी, इज प्रेजेंट टेंस के लिए इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इज। अब आगे फिर दैट, इज दैट ए येलो, येलो काइट, फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वाक्य। एक बार मैं सीक्वेंस फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको अगर थोड़ा सा समस्या रहा हो तो क्लियर हो जाए। अगर हम पहले वाक्य की बात करें, यानी कि जिसे आप अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। दूसरा वाक्य अगर बात करें जिसे आप कहते हैं निगेटिव वाक्य, निगेटिव वाक्य, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद आप फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर इसमें निगेटिव है तो नॉट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है। इसी क्रम में यदि तीसरे वाक्य की बात करें जिसमें क्या वाला वाक्य आ जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आप क्या करते हैं, इसे इंट्रोगेटिव होता है, ये भी इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन ये पहले कैटेगरी का है जिसमें शुरुआत ही प्रश्नवाचक शब्द से हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसी का अगर नेगेटिव है चौथा वाक्य, तो फिर वही हेल्पिंग
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही बात करें पांचवें वाक्य की, तो इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, और जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब प्लस ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस फिर सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद छठा तो इसी का नेगेटिव होता है, तो ये यही रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्रम बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्रम सिर्फ यहाँ नहीं, हर एक प्रकार के वाक्यों के अनुवाद में आपको काम आएगा। तो इसमें जिस भी कैटेगरी का आपका वाक्य होगा उसके हिसाब से चीजें लिखी जाती हैं। देखिए ये कैटेगरी क्या थी कि आपकी कैटेगरी तीसरे टाइप के वाक्य की थी, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर बाकी ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सेम वही चीजें की जा रही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। मुझे पूरा आशा है कि आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई है। प्रेजेंट टेंस के अंदर दिस दैट के प्रयोग में आप कोई गलती नहीं करेंगे, चाहे वाक्य कैसा भी पूछे, पांचों टाइप में से किसी भी टाइप का वाक्य पूछ लिया जाए, आप उसका अनुवाद करने में आप अच्छे से सक्षम होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे अगली क्लास में, पास्ट टेंस के अंदर दिस दैट के प्रयोग को करेंगे और अच्छे से इसी तरीके से वहां भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड।